हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आई इरोडॉफ के प्रॉब्लम नंबर 1.5 को सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में दो पार्टिकल के बारे में कहा गया है। सपोज एक पार्टिकल जो है जिसको पार्टिकल 1 कह रहे हैं, उसका वेलोसिटी क्या है v1, ठीक है। और एक दूसरा पार्टिकल है, उसको 2 कहते हैं और इसका वेलोसिटी क्या है v2। ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। गिवन इन्फॉर्मेशन से हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि कैसा होना चाहिए उसका वेलोसिटी। तो एक पार्टिकल 1 है और दूसरा पार्टिकल 2 है, दोनों का जो स्पीड है वो v1 और v2 गिवन है, ठीक है। इनिशियली दोनों पार्टिकल्स का पोजीशन वेक्टर गिवन है। जैसे पार्टिकल 1 का अपना पोजीशन वेक्टर क्या है r1, उसी तरह से पार्टिकल 2 का अपना पोजीशन वेक्टर क्या है r2। क्लियर है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 दो तरह का पार्टिकल है और दोनों अपने वेलोसिटी v1 और v2 से मूव कर रहा है, ठीक है। इनिशियली पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 का पोजीशन वेक्टर गिवन है r1 और r2। तो प्रॉब्लम में कहता है कि इन चारों वेरिएबल्स में r1, r2, v1 और v2 में क्या मैथमेटिकल रिलेशन हो कि दोनों पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करें, ठीक है। दोनों पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करें या फिर मीट करें। तो प्रॉब्लम में हम लोग को इन चारों वेरिएबल्स में रिलेशन निकालना है। तो वेक्टर अप्रोच से इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंफॉर्मेशन वेक्टर्स के टर्म में दिया गया है। जैसे इन दो पार्टिकल्स का अपना पोजीशन वेक्टर देने का यही मतलब है कि हम लोग वेक्टर से ही शुरू करें, ठीक है। और साथ ही साथ v1 और v2 कांस्टेंट स्पीड है पार्टिकल्स का, जिससे दोनों पार्टिकल्स मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग प्रोसीड करते हैं वेक्टर डायग्राम के हेल्प से और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हम लोगों को इन चार वेरिएबल्स में मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड करना है, r1, r2, v1, v2। इन चारों के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं दोनों पार्टिकल का पोजीशन। सपोज पार्टिकल 1 जो है यहाँ पे पार्टिकल 1 के पोजीशन को दिखा रहे हैं और इसको ओरिजिन से कनेक्ट कर दें तो ये r1 वेक्टर बन जाएगा। उसी तरह से अगर दूसरा दूसरा पोजीशन वेक्टर अगर इस तरह से हम लोग लें जो कि r2 है और इसको ओरिजिन से कनेक्ट कर दे तो ये पार्टिकल 2 का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो इनिशियली प्रॉब्लम में गिवन है कि दोनों का पोजीशन वेक्टर r1 और r2 है, ठीक है। r1 और r2 गिवन है। अब v1 और v2 डिफाइन करना होगा डायग्राम में। पार्टिकल 1 v1 स्पीड से मूव करता है और पार्टिकल 2 v2 स्पीड से, तो दोनों को कोलाइड करना है। तो सपोज किसी पॉइंट P पे ये दोनों पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं। क्लियर है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा और फिर ये डिस्टेंस हम लोग दोनों को निकालना होगा। जितनी देर में पार्टिकल 1 यहाँ से P तक पहुँचेगा उतने ही देर में पार्टिकल 2 को P तक पहुँचना होगा, तभी कोलिजन पॉसिबल है, तभी दोनों मीट कर सकता है यहाँ पे। सिंपल लॉजिक यही है कि जब पार्टिकल 1 यहाँ से चलना शुरू करे और जितनी देर में वो P तक पहुँचेगा उतने ही देर में पार्टिकल 2 को P पे पहुँचना होगा, तब जाके कोलाइड हो करेगा दोनों, यानी टाइम ऑफ मोशन दोनों का सेम है। तो ये डिस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं v1 इंटू टी। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। सिंस कांस्टेंट स्पीड है और टाइम t डिफाइन कर रहे हैं इस मोशन के लिए, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा पार्टिकल v1t। उसी तरह से पार्टिकल 2 का स्पीड कितना है v2 और कितने समय के लिए मोशन होगा t समय के लिए, क्योंकि दोनों को एक ही पॉइंट पे कोलाइड करना है। अब हम लोग एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिए हैं t।
और रिलेशन किसके बीच में फाइंड करना है, इन 4 वेरिएबल्स के बीच में, तो टी को एलिमिनेट करना होगा। तो वेक्टर डायग्राम की हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगर इस ओरिजिन से इस पी पॉइंट को मिलाएं तो वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अगर ओरिजिन से इसको मिलाएं तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। मान लेते हैं ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, आर। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, आर। तो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन के हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं R1 प्लस V1T आर वेक्टर के बराबर होगा। उसी तरह से इस ट्रायंगल में हम लोग लिख सकते हैं R2 प्लस V2T आर वेक्टर के बराबर होगा। क्लियर है? तो डायग्राम के हेल्प से ही हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, तो लिख सकते हैं R1 वेक्टर। यहाँ पे ध्यान देना है कि R1 मैग्नीट्यूड है, अगर इस पे वेक्टर साइन लगाए इस तरह से तो ये वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो R1 वेक्टर प्लस V1T प्लस V1T, V1 पे वेक्टर साइन, यहाँ पे इस तरह से एरो हम लोग शो कर सकते हैं। V1T इक्वल्स टू आर वेक्टर, ये फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं। इस ट्रायंगल के लिए R1 प्लस V1T आर वेक्टर के बराबर होगा। उसी तरह से R2 वेक्टर प्लस V2T, R2 वेक्टर प्लस V2T वेक्टर, ये बराबर होगा आर वेक्टर के। इसको सेकंड इक्वेशन मान सकते हैं। ठीक है, अब ये टोटल वेक्टर आर वेक्टर के बराबर है और यहाँ पे भी ये टोटल वेक्टर आर वेक्टर के बराबर है। इसका मतलब फर्स्ट और टू को जब इक्वेट करें तो दिस इक्वल्स टू दिस लिख सकते हैं। तो फाइनली R1 वेक्टर प्लस V1T वेक्टर इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, दिस वेक्टर के बराबर। तो R2 वेक्टर प्लस V2T वेक्टर, ऐसा होगा। यहाँ से हम लोग अगर लाइक वेरिएबल्स को एक साथ रखें और टी को एलिमिनेट करें, क्योंकि हम लोग को रिलेशन इन चारों के बीच में निकालना है, टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, इसके ऊपर वेक्टर साइन इक्वल्स टू V2 माइनस V1 ब्रैकेट में और बाहर टी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब यहां से टी हम लोग निकाल सकते हैं दिस डिवाइड बाय दिस, तो टी कितना हो जाएगा, टी इक्वल्स टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर होल डिवाइडेड बाय V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, ऐसा लिखेंगे। लेकिन टाइम वेक्टर तो नहीं है तो केवल मैग्नीट्यूड लेना होगा हम लोग को, तो टाइम लिख सकते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड लगा लेंगे यहाँ पे। मैग्नीट्यूड लगाने के बाद ऐसा लिख सकते हैं R1 माइनस R2, मैग्नीट्यूड को इस तरह से लिख सकते हैं, इस R1 माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसा लिखेंगे डिवाइडेड बाई V2 माइनस V1 वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। तो टाइम का हम लोग वैल्यू निकाल दिए, न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा, R1 माइनस R2 वेक्टर का मॉड डिवाइडेड बाई V2 माइनस V1 वेक्टर का मॉड। अब इस टाइम को अगर इक्वेशन नंबर 3 माने तो अगर इस थर्ड इक्वेशन को अगर हम लोग पुट करें यहां, तो यहां से टाइम जो है वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा और फिर हम लोग फाइनली इक्वेशन निकाल पाएंगे R1 R2 V1 और V2 में। तो पुट करते हैं यहाँ पे टाइम के जगह पे, हम लोग के पास t कितना है मैग्नीट्यूड वाइज, t इक्वल्स टू R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई V1 माइनस V2 माइनस V1, उसका मॉड है। क्लियर है? अगर R1 और R2 न्यूमेरिकल वैल्यूज के रूप में दिया रहता तो हम लोग सबट्रैक्ट करके उसका मॉड निकाल लेते,
उसी तरह से v2 माइनस v1 निकाल के उसका मॉड निकाल लेते हैं, क्योंकि जो टाइम है वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा 2 3 4 कुछ इस तरह से, वो वेक्टर के फॉर्म में तो नहीं लिखा जा सकता है, स्केलर क्वांटिटी है। अब हम लोग को r1 r2 v2 v1 में रिलेशन निकालना है। इसके लिए टाइम को यहाँ से रिमूव करना होगा, तो टाइम के वैल्यू को यहाँ रख सकते हैं। अब ये हो सकता है r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इक्वल्स टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, और टाइम के मैग्नीट्यूड को यहाँ रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा r1 माइनस r2 इसका मॉड होल डिवाइडेड बाय v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इसका मॉड। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर वाले टर्म्स को एक साथ रखते हैं और वेलोसिटी वाले टर्म्स को एक तरफ। तो अगर r1 माइनस r2 वेक्टर को अगर यहाँ लिखें क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरीके से, इक्वल्स टू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर होल डिवाइडेड बाई दिस मॉड को हम लोग यहाँ नीचे लिख रहे हैं r1 माइनस r2 वेक्टर का मॉड इक्वल्स टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई मॉड लिख सकते हैं v2 माइनस v1 वेक्टर, वेक्टर का साइन लगाएंगे जहाँ जहाँ लगाना होगा, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का मॉड। तो हम लोग इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि r1 r2 v1 v2 के अलावा कोई चौथा पांचवा वेरिएबल नहीं है, और हम लोग को यही रिलेशन फाइंड करना था कि r1 r2 v1 और v2 में क्या रिलेशन होगा, मैथमेटिकल रिलेशन। तो जो गिवन मैथमेटिकल रिलेशन पे हम लोग पहुंचे हैं, यही रिलेशन होना चाहिए। और ये रिलेशन कब बनेगा, जब ये पार्टिकल दोनों आपस में किसी पॉइंट पे कोलाइड करें। इस प्रॉब्लम में खासियत लॉजिक में नहीं था कि कैसे सोचना है, ये केवल मैथमेटिकल ट्रीटमेंट था प्रॉब्लम का। और रिडॉल्फ के सवाल में मैक्सिमम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज होता है, 80% मैथमेटिकल रिलेशन होता है और 20% फिजिक्स होता है। जैसे अगर बेसिक्स अगर मालूम हो वेक्टर का, कि अगर शुरुआत में पार्टिकल 1 के पोजीशन वेक्टर को कैसे शो करेंगे r1 से, उसी तरह से पार्टिकल 2 के पोजीशन वेक्टर को r2 से डिनोट करेंगे, और डायग्राम से शो करें कि किसी पॉइंट पे अगर ये मिलेगा तो उसको वेक्टर के हेल्प से कैसे शो करेंगे, तो ये प्रॉब्लम बनाना आसान हो जाता। और ये डिस्टेंस कितना होगा, तो v1t होगा, और ये डिस्टेंस v2t, इसलिए कि पार्टिकल 1 जितनी देर में यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतने ही देर में पार्टिकल 2 को भी वहाँ पहुँचना होगा, तभी तो कोलाइड करेगा। अगर पार्टिकल 1 1 घंटा लेता है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, तो पार्टिकल 2 को भी 1 घंटे में वहाँ पहुँचना होगा, नहीं तो फिर कोलाइड नहीं करेगा। और फिर हम लोग इस वेक्टर अप्रोच से उसमें ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन लगा के हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए, इक्वेशन क्रिएट किए। यहाँ एक्स्ट्रा वेरिएबल t जो माने उसको एलिमिनेट करना पड़ा, क्योंकि r1 r2 v1 और v2 में रिलेशन पूछा जा रहा था, इसलिए पांचवा कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए उसमें। तो ये जो वेक्टर रिलेशन मिला हम लोग को, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये सोचना कि ये लॉजिक कैसे लगाएंगे इसमें, कैसे सोचेंगे इस प्रॉब्लम पे। ठीक है, ये प्रॉब्लम उसी वक्त बन गया था जब हम लोग ये बता पाएँ कि r1 वेक्टर प्लस v1t बराबर होगा r वेक्टर के, उसी तरह से r2 वेक्टर प्लस v2t वेक्टर r वेक्टर के बराबर होगा। ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन में हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो वेक्टर तीसरे वेक्टर के बराबर होता है। ट्रायंगल रूल में अगर एक वेक्टर इसको माने वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी इसको माने, तो जो थर्ड वेक्टर होता है वो समेशन होता है ए और बी का। सेम इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ अप्लाई किए। ठीक है, पार्टिकल 1 ओरिजिन से चल के यहाँ पहुँचे फिर यहाँ पहुँचे, या फिर उसको रिजल्टेंट के रूप में दिखाए कि पार्टिकल जो है डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पहुँचे, बात बराबर है। तो अगर वेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस प्रॉब्लम को बनाना आसान था। प्रॉब्लम का मैथमेटिकल रिलेशन भले ही ये पूछ रहा हो कि चारों के बीच में रिलेशन क्या है, लेकिन उससे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है बेसिक, कि कैसे उसको डायग्राम में हम लोग बना के और प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे, वो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। हो सकता है प्रॉब्लम में ये भी पूछ सकता है कि कितने देर में वो पार्टिकल्स कोलाइड करेगा, तो ये भी यहाँ निकाला गया है। टाइम इक्वल्स टू कितना है, r1 माइनस r2 वेक्टर v2 माइनस v1। और यहाँ पे नॉर्मली बच्चा ये नहीं सोचेगा कभी भी कि ये वेक्टर फॉर्म में गिवन है और टाइम वेक्टर तो है नहीं, तो उसका मॉडल्स लेना भूल जाएगा और उसके बाद डायरेक्टली इस वैल्यू को यहाँ रखने की कोशिश करेगा, जिससे पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग सॉल्यूशन देगा। तो यहाँ पे ये भी सोचना ज़रूरी है कि टाइम स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी के लिए हम लोग को इसका मैग्नीट्यूड लेना होगा, इसलिए हम लोग दोनों पे मैग्नीट्यूड का सिंबल दिए और फिर टाइम के मैग्नीट्यूड वाले वैल्यू को यहाँ रखें। तो कितनी देर में 1 और 2 पार्टिकल कोलाइड करेगा, ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो निकाल पाए। तो इस प्रॉब्लम में जो पूछा गया था कि इन चारों के बीच में r1 r2 v1 और v2 के बीच में क्या मैथमेटिकल रिलेशन होगा, तो हम लोग इस मैथमेटिकल रिलेशन को सॉल्यूशन कहेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन है r1 माइनस r2 वेक्टर डिवाइडेड बाई r1 माइनस r2 का मॉड इक्वल्स टू v2 माइनस v1 होल डिवाइडेड बाई v2 माइनस v1 का मॉड। अगर प्रॉब्लम में ये भी दिया गया होता कि r1 का वैल्यू जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज के रूप में दिया गया रहता 2i प्लस 3j प्लस 4k कुछ इस तरह से, और r2 भी उसी तरह से दिया गया होता, तो प्रॉब्लम और भी इंटरेस्टिंग हो सकता था। तो हम लोग टाइम को जो है निकाल के दिखा पाते कि ये कितने समय में वो पार्टिकल्स कोलाइड करेगा। लेकिन सिंस ये जनरल वैल्यूज़ है तो हम लोग को सॉल्यूशन को इसी तरह से अप्रोच करना पड़ेगा। तो रूडोल्फ के सवाल में यही खासियत होता है कि 80% मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सॉल्व करना ज़रूरी है रूडोल्फ के प्रॉब्लम्स में, थोड़ा समय भी ज़्यादा लगता है और मैथमेटिकल जो रिलेशंस है इक्वेशन को सॉल्व करना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो फिज़िक्स इस सवाल में बस इतना ही है कि डायग्राम बनाए हम लोग और लॉजिकली सोच ले कि किस तरह से प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे, और उसके बाद सारा काम मैथमेटिक्स का है। तो मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए रूडोल्फ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो होप ये प्रॉब्लम आप लोग को क्लियर होगा। तो बड़े आसान तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1.6 को सॉल्व करेंगे, जो कि रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड है और रूडोल्फ की किसी भी प्रॉब्लम को एकदम आसान से आसान तरीके से सॉल्व करने का कोशिश रहेगा, ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए कि क्लियर हो। जो रूडोल्फ का डर है कि ये सबसे मोस्ट टफेस्ट बुक है, वो डर दूर हो जाए और हर एक बच्चा उसका फ़ायदा उठा पाए। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को जेईई एडवांस या ओलंपियाड्स में पूछा जा सकता है, और रूडोल्फ के प्रॉब्लम्स को, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को अगर प्रीवियस ईयर्स को देखा जाए तो डायरेक्ट सवाल जेईई एडवांस में पूछा जा चुका है और ओलंपियाड्स में भी पूछा गया है। तो ऐसे बुक्स को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1.6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।